शेयर कहाँ हो रहा है? हाँ जी दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था कि सबसे पहले तो ह्यूमन में जितना भी जीन है ना, उसको आइडेंटिफाई करना। ह्यूमन में जितना भी जो नाइट्रोजन बेस है, जो न्यूक्लियोटाइड है, उसके सीक्वेंस को पता करना, है ना। ये दो मेन चीज था, सबसे मेन यही चीज था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल जीन्स। जो पहले बोला जाता था लगभग 1 लाख 1.5 लाख जीन होगा ह्यूमन के जीनोम में, बट वो सारा चीज पता करने के बाद पता चला कि लगभग कितना 30,000 के आसपास या 20 से 25,000 के आसपास ह्यूमन में जीन पाया जाता है। ठीक है, तो वो सारे जीन के बारे में पता करना सबसे पहला गोल। दूसरा, जितना भी न्यूक्लियोटाइड है उसका सीक्वेंस क्या है हमारे जीन में, उस सीक्वेंस को पता करना। ये दो मेन चीज था। उसके बाद एक और मेन चीज एम क्या डाला गया, बोला गया कि मान लीजिए 20 साल बाद हमको जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए 20 साल बाद हमको जरूरत पड़ेगा कि डीएनए सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, तो इसीलिए क्या बोला गया, कोई बात नहीं, हम लोग इस पूरे डाटा का डाटाबेस बनाएंगे, है ना। एग्जिस्टिंग डीएनए को मैच वेयर्स भी बनाएंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नया ब्रांच डेवलप हो गया बायोलॉजी में, विच डील्स विद द डेटाबेसेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन का, हर एक प्रोटीन का आज हमको पता है कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या होता है, हर एक जीन का आज हमको पता है कि उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज स्टोर किया हुआ है कहाँ, ये सारा चीज स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर डाटाबेस में, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से हम लोग ये सब चीज कर सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया 1990 में, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और उसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीलैंड हेल्थ का, मतलब ये सब मतलब मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और भी चीज जुड़ता गया उसमें, और सारा चीज मिल करके जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज, मतलब बहुत सारा इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ता गया इसमें। और जुड़ने के बाद लगभग 13 साल लगा ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। 2003 में कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद हम लोग को कुछ फीचर्स पता चला, ह्यूमन जीनोम का। तो वो सेलिएंट फीचर यहाँ है। तो इसमें बोला गया ह्यूमन जीनोम के पास कितना न्यूक्लियोटाइड है, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड हमारे जीनोम में होता है। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना होता है हमारा, तो हम लोग सीधा सीधी बोलते हैं 3164 न्यूक्लियोटाइड बेसेस, है ना, या 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस बोल देते हैं सीधा सीधा। उसके बाद ये बोला गया कि जो एक जीन होता है ऑन एन एवरेज 3000 बेस का एक जीन होता है। 3000 बेस करने का मतलब 3000 न्यूक्लियोटाइड, 3000 न्यूक्लियोटाइड का एक जीन होता है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। अब देखो यहाँ क्या लिखा, सबसे बड़ा जीन जो है ह्यूमन जीन, देखो ये फीचर हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है सबको। हाँ हाँ, तो इसमें देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। एवरेज जीन जो होता है वो 3000 बेस का बना होता है, हालांकि साइज वेरी करता है। और सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो है वो डायस्ट्रोफिन प्रोटीन का है। डायस्ट्रोफिन प्रोटीन हम पढ़ाए हैं तुम लोग को मसल चैप्टर में, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले में। तो हाँ एक डायस्ट्रोफिन डिजीज जीन, है। हाँ, मस्कुलर डायस्ट्रोफी एक डिजीज था जिसमें डायस्ट्रोफिन जीन मतलब डिफेक्टिव होता है। तो डायस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है उसमें 2.4 मिलियन बेसेस होता है, ये सबसे बड़ा जीन होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, थर्ड पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड वाज 30,000 ओनली, जो कि
हम लोग सोच रहे थे 1 से 1.5 लाख के आसपास होगा, ये 30,000 जीन ही मात्र हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, और देखो ये बोल रहा है लास्ट वाला पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। देखो हम यही तुम लोग को बताए थे, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस जो होता है वो हम लोग में सेम है, और 0.1 डिफरेंस के कारण वी आर यूनिक, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, द फंक्शन जो है 50% जीन से ज्यादा का फंक्शन हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, जितना भी जीन डिस्कवर किया गया, 30,000 जीन डिस्कवर किया गया है, तो 30,000 जीन का मात्र 2% जीन, मतलब 600 जीन, 30,000 का 2% क्या हो जाएगा, 600 जीन। तो 600 जीन मात्र जीनों प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी 29,400 जीन जो है वो कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। ये हम ह्यूमन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और जो रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक अप लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन जो होता है उसमें रिपीटेड सीक्वेंस पाया जाता है, वही VNTR सब जो है। ठीक है, अब देखो यही बोल रहा है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ DNA सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, सम टाइम 100 to 1000 टाइम। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होता है वो DNA का स्ट्रेच है जो कि बहुत बार रिपीट होता है, 1000 से 100 से 1000 टाइम रिपीट होता है। एंड दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। क्लियर है, उनसे क्या होता है कि इवोल्यूशन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये सब पता चलता है कैसे क्या होता है। अब बता रहा है क्रोमोसोम 1 जिसके पास सबसे ज्यादा जीन है, दैट इज 2968 जीन, और क्रोमोसोम Y जिसके पास सबसे कम जीन होता है, दैट इज 231 जीन। क्लियर है, और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट अपने जीनोम में, हम लोग के जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा पाया है, मतलब 14 लाख साइट्स है, साइट्स मतलब लोकेशन, जहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जीनोम में उस लोकेशन पे एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज होगा। ऐसा ऐसा 14 लाख जगह है हमारे जीनोम में, जहां पे दो इंडिविजुअल को हम कंपेयर करेंगे तो उस लोकेशन पे दो इंडिविजुअल के जीनोम में एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होगा। जैसे सपोज कर लो हम अपना और अमन का जीनोम कंपेयर करेंगे, तो हमारे और अमन के जीनोम में 14 लाख पोजीशन ऐसा होगा जहां पे एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे डिफरेंस होगा। जैसे एक जगह पे मेरे में ए है तो अमन के जीनोम में टी हो सकता है, अमन के जीनोम में जी है तो मेरा वहां पे सी है। तो उस तरीका से 14 लाख ऐसा पोजीशन होता है वेयर यू कैन सी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और इन सारे इंफॉर्मेशन से बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आया, जेनेटिक डिजीज को समझने में मदद मिल रहा है, उसको ट्रीट करने में मदद मिल रहा है, और इवोल्यूशनरी चेंजेस को भी समझने में हम लोग को मदद मिल रहा है। तो ये सेलिएंट फीचर है ह्यूमन जीनोम का जिसको तुमको याद रखना होगा। ठीक है, ये तुमको याद रखना होगा। अब जो चीज तुमको समझना है वो है मेथोडोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मेथोडोलॉजी है क्या, बेसिकली मेथोडोलॉजी कहने का मतलब हुआ कि बाकी सब चीज तुम लोग पढ़ ही लोगे, ये तुमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मेथोडोलॉजी कहने का मतलब ये हुआ कि क्या प्रोसेस अपनाया गया, ह्यूमन जीनोम को पूरा सीक्वेंस करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया, है ना। तो ये प्रोसेस क्या अपनाया गया, देखो इसमें क्या किया गया, हम पहले तुमको ओरली बताते हैं। इसमें क्या किया गया, ह्यूमन जीनोम के छोटे छोटे टुकड़े को, है ना, ह्यूमन जीनोम को छोटे छोटे टुकड़े को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देखो ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो होता है, ये एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि DNA का सेगमेंट ही है जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह जाता है। मतलब वेक्टर बोल सकते हैं लोग। वेक्टर मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में वेक्टर का मतलब होता है वैसा चीज
जो कैरी करे किसी चीज को, कैरी करे, है ना। किसी चीज को कैरी करे, करने का मतलब कि जैसे सपोज कर लो हम, मेरे पास एक जीन है और हम चाहते हैं उस जीन को दूसरे जगह भेजने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि ह्यूमन जीनोम के टुकड़े जय को, जी, हाँ एक बार और बता दीजिए ना, मुझे फोन में कुछ हो गया था, आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, वेक्टर मतलब होता है वैसा डीएनए, वेक्टर भी डीएनए ही है। इस केस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केस में वेक्टर अगर वर्ड आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इन सब में अगर वेक्टर एक वर्ड आता है, तो वेक्टर का मतलब दैट डीएनए विच कैन कैरी योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वैसा जीन जिसको तुम स्टडी करना चाहते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाने के लिए जो डीएनए का मॉलिक्यूल यूज होता है, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर अलग अलग तरह का होता है, लेकिन इस वेक्टर को हम लोग यूज क्यों किए, व्हाई वी यूज बीएसी, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, and why we used YAC, yeast artificial chromosome, because they can carry large number of gene। ये जो है ज्यादा बड़ा जीन को ले जा सकता है और ज्यादा जीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। बहुत सारा वेक्टर अभी अवेलेबल है मार्केट में। we can also manufacture vector in lab, but the problem is the normal vector that we are using, they can carry only a short segment of DNA। छोटा सा डीएनए कैरी कर सकता है, बड़ा सा डीएनए कैरी करने के लिए वी नीड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो उससे क्या किया गया, क्या कहते हैं इसका, ह्यूमन का जीन लिया गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में डाल दिया गया, और फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में डालने के बाद उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिया गया। रुको, अब हमको थोड़ा बोर्ड का यूज लगेगा, तो हम स्क्रीन शेयरिंग बाद में, देखो इसमें जितना भी तुम देख रहे हो, EST दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सीक्वेंस एनोटेशन, BAC YAC, ये सारा चीज हम तुमको बता देते हैं, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे काम होगा। ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयरिंग रोकते हैं अब। देखो क्या किया गया, जो हमारा ह्यूमन जीनोम था, सपोज कर लो जैसे ह्यूमन जीनोम, ठीक है, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया गया, काट दिया, फ्रैगमेंट्स बना दिया गया। ठीक है, अब इस फ्रैगमेंट को देखो क्या किया, सपोज कर लो दिस इज BAC और YAC, BAC और YAC, BAC और YAC स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, देखो BAC YAC, इसमें क्या किया गया, ह्यूमन के जीन को इंसर्ट कर दिया गया, यहाँ पे ह्यूमन के जीन को, ये ह्यूमन का जीन है, इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद इसको बैक्टीरिया में, लेट सपोज अगर BAC हम लिए तो बैक्टीरिया में, और अगर YAC लिए तो हम लोग ईस्ट में इसको डाल दिए। ठीक है, डालने से क्या होता है ना, ये रेप्लिकेट करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है,
मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, जब इसका BAC और YAC जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसके साथ साथ लगा हुआ मेरा ह्यूमन जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, करेगा कि नहीं, है ना। और इसके साथ साथ हमको एक जीन का मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगा। हम एक जो जीन डाल लेते हैं वो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरीका से मल्टीपल नंबर में बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ता जाएगा। और बढ़ने के कारण वी विल हैव अ एम्प्लीफाइड नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड जीन। हमारे पास जो रिक्वायर्ड जीन जो हम ये स्टडी कर रहे थे इसका मल्टीपल नंबर। तो व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस, वी गॉट एम्प्लीफाइड। ये यूज हम क्यों किए, व्हाई वी यूज PAC एंड YAC टू गेट या टू एम्प्लीफाई द जीन, नंबर। ठीक है, जो जीन हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसके संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज किए BAC और YAC। क्लियर है, समझ में आया क्या है ये बात। हाँ सर। किसी को जरा सा कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक, आगे बढ़ते देखो। उसके बाद फिर क्या किया गया, उसके बाद फिर क्या किया, when we have a large number of our required gene, जब हमारे पास जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमको स्टडी करना है, we have large number, then we went for sequencing। सीक्वेंसिंग एक सैंगर मेथड होता है, सैंगर नाम का एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक सैंगर। ये सैंगर साइंटिस्ट जो है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पता करने के लिए एक मेथड दिया। अब हमारे पास मशीन आ गया है दैट ऑपरेट्स ऑन सैंगर प्रिंसिपल, जो कि तुमको विद इन फ्यू आवर्स सीक्वेंस बता देगा कोई भी जीन का। लेकिन उस टाइम में वो सीक्वेंसिंग मशीन नहीं था, हम लोग को लैब प्रोटोकॉल फॉलो करके सीक्वेंस पता करना होता था, और वो मेथड सैंगर ने डेवलप किया। तो हम लोग सीक्वेंसिंग करते थे यूजिंग सैंगर मेथड। सैंगर मेथड को यूज करके सीक्वेंसिंग किया गया, एंड व्हाट वी गॉट सीक्वेंस ऑफ ऑल जीन, सारे जीन का सीक्वेंस हमको पता चले। एंड देन वी अरेंज इट, और तब हम लोगों ने इसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद वी गॉट अ सीक्वेंस ऑफ जीनोम। वी गॉट व्हाट, सीक्वेंस ऑफ जीनोम। तो जीनोम का जो सीक्वेंस हमको मिला, देखो समझना, आप देखो बात समझ में आया क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल द जीनोम इज कट into smaller pieces and each piece were amplified using BAC or YAC. Then from that gene using Sanger method sequence were determined and they were arranged to produce the sequence of genome. Let's suppose A B C D A G G A B C A G A Suppose करो this is the sequence of genome, है ना। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना हो गया, 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड, या यू कैन से बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड का नाम गलत है। तो तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड ना लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट पता करना। वी हैव दिस सीक्वेंस, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जीन नंबर 1 है, यहाँ से यहाँ तक जीन नंबर 2 है, यहाँ से यहाँ तक जीन नंबर 3 है, यहाँ तक जीन नंबर 4 है, फिर जीन नंबर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सपोज कर लो हम लोग को, क्लियर है। तो कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बनाता है, ठीक है, कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बनाता है ये भी आजकल हम लोग को पता है। तो वो कैसे पता करते हैं, देखो वो पता करने का तरीका क्या है।
ये सपोज कर लो हमारा जीनोम है ना। तो सपोज कर लो 3 नंबर जो है प्रोटीन बना रहा है, 3 नंबर जीन को ये प्रोटीन बना रहा है एक्स, तो उसके लिए वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनाएगा। तो हम तो क्या करते हैं, ध्यान है, कोई एक सेल है सपोज कर लो, और सेल में ये न्यूक्लियस है, तो हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस से पूरा आरएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, पूरे सेल से, न्यूक्लियस से क्या, पूरे सेल से हम लोग आरएनए एक्सट्रैक्ट, कौन सा आरएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट एमआरएनए। ठीक है, एंड देन वी विल गेट टू नो द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। सीक्वेंस मिला यू ए सपोज करो ये सीक्वेंस, तो हम देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस जीन का, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस जीन का है, तो हम इस जीन को जीनोम में मार्क कर दिए, और एक्स प्रोटीन, क्लियर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, याद करो हम पहले बताए थे, एक्सप्रेशन जहां भी वर्ड आएगा मतलब कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन, तो ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग करने का मतलब ये सीक्वेंस को हम टैग कर दिए विच इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एमआरएनए एंड देन इट विल फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्या किए, ईएसटी करते करते पूरे जीनोम के सीक्वेंस को एनोट कर कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे, कौन सा सेट ऑफ सीक्वेंस जीन कौन सा प्रोटीन बनाएगा, है ना, और देन वी हैव अ डाटाबेस, सारा इंफॉर्मेशन हम लोग डाटाबेस में इनपुट कर दिए, और नाउ ऑन नेट यू हैव, इसी तरीका से मेथोडोलॉजी काम करता है। क्या क्या किए हम लोग, पहले देखो, पहले ह्यूमन क्या क्या किए थे, पहले हम लोग ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को पता किए, ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को पता करने के लिए ह्यूमन जीनोम को पूरा कट कर दिया और हर एक जीन को से उसके नंबर को एम्पलीफाई किए, और फिर सैंगर मेथड से हम लोग उसके सीक्वेंस को पता किए, है ना। उसके बाद ये सीक्वेंस पता चल गया हमको, अब इस सीक्वेंस में कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बना रहा है ये भी तो पता करना था, तो हम लोग क्या किए, सेल से समय समय पे पूरे एमआरएनए को आइसोलेट करते थे, तो जितना भी एमआरएनए हमको मिलता था उन सब का सीक्वेंस हम लोग बना लेते थे, पता कर लेते थे सेंगर मेथड से, एमआरएनए का भी सीक्वेंस पता कर लिया, तो ये एमआरएनए का जो सीक्वेंस हमको मिला, उस सीक्वेंस का कोरस्पॉन्डिंग जीन जो होगा उसको मार्क कर दिए कि ये जीन एमआरएनए बनाता है और फिर ये प्रोटीन बनाएगा, तो इसको हम बोले एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, वी गेव अ टैग टू दैट सीक्वेंस which is expressed in form of mRNA and then it will form protein, so that is called express sequence tag। और ये एक्सप्रेस सबको जब टैग कर दिए तो ये तरह का सीक्वेंस एनोटेशन हो गया, सीक्वेंस को हम नोट बना दिए कि ये सीक्वेंस से ये बनता है, इस सीक्वेंस से ये बनता है, इस सीक्वेंस से ये बनता है, and then all information was fed into a database and it forms a separate branch of biology called bioinformatics। यही पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, सेलिएंट फीचर और गोल उसका याद रखना है। किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट वेट करो, हम वॉशरूम से आते हैं।